हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम वाजीराम क्यूब रीजन वाला में जो भी आईआर का पोर्शन है वो कवर करने जा रहे हैं। एक्सेप्ट जो समिट्स वाला पोर्शन है वो एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला वो म्यांमार से रिलेटेड इश्यूज दिए हुए हैं। तो म्यांमार में मिलिट्री जनता गवर्नमेंट का रूल है। तो 2 साल पहले कोप हुआ था, तो उसके बाद में वहां पे जनता गवर्नमेंट का रूल है। लेकोंग मेकोंग कॉरपोरेशन है वो, वहां पे अभी इस पे कोई समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकोंग मेकोंग कॉरपोरेशन ये किस किस के बीच में है? ये एक चाइना लेड इनिशिएटिव है, लेकोंग मेकोंग कॉरपोरेशन। तो ये चाइना और ये जो 5 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशियन वाले, कौन कौन से कंट्री? CLM टीवी कंट्रीज हैं, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। इन कंट्रीज के बीच में 5 ये प्लस चाइना, इनके बीच में क्या है? कॉपरेशन है, वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट है। जो लेकांग और मेकोंग रिवर है उनका, ठीक है। इसको बनाया गया है 2016 में, इसको फॉर्म किया गया था ताकि जो वाटर जो आ रहा है इन रिवर्स में, एंड चाइना बहुत सारे डैम बना रहा है, तो उनसे क्या है, उसको वाटर को कंट्रोल करना इनका काम है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। देन इसी तरह से एक गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन है, गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन। तो ये है, उसमें वो इंडिया एक मेंबर है। इसमें चाइना की जगह इसमें इंडिया का ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन। और यहाँ पे गंगा रिवर ऐड कर दोगे तो गंगा मेकोंग कॉरपोरेशन इज बिटवीन इंडिया एंड CLM टीवी कंट्री चाइना। ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। इन सारे कंट्रीज के बीच में है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इज श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका पे। वहां पे एक चाइनीज शिप आया था, कौन सा? जिस शिप का नाम क्या है? युआन वैंग 5 चाइनीज शिप ने यहाँ पे रुका था ये कुछ दिन। एक कॉन्सनेंस हमारे पे इसने करने की कोशिश की थी। स्पाई जासूस शिप मंडोटा पोर्ट पे आया था। देन श्रीलंका से रिलेटेड और बातें देखें तो इंडिया ने एब्सटेंड किया था श्रीलंका पे वोट पे एट यूएनएचआरसी में एक रेजोल्यूशन आया था श्रीलंका के अगेंस्ट में, एंड वहां पे इंडिया ने इसमें एब्सटेंड किया था। यूएनएचआरसी क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर हैं। एंड इसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 में। यूएनएचआरसी को एस्टेब्लिश किया गया 2006 में बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसने रिप्लेस किया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस करके यूएनएचआरसी बनी है। एंड इसका जो मेंबर होते हैं उनको कितने टेन्योर होता है? 3 ईयर के टेन्योर के लिए इनका इलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। एंड तो 3 ईयर का इनका टेन्योर होता है। एंड मैक्सिमम कंजिक्यूटिव टर्म कितनी हो सकती है? 2 साल, 2 टाइम्स इनको इलेक्ट किया जा सकता है। तो कंजिक्यूटिव टर्म कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 हो सकती है। यदि देखो तीसरी टर्म यानी कि जो 7वें साल यदि कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको लिए क्या है, उसको गैप लेना पड़ेगा बीच में। तो मैक्सिमम 6 ईयर का भी इसका हो सकता है टेन्योर किसी कंट्री का। इस तरह से नेक्स्ट है टॉपिक है वो हमारा है 13th अमेंडमेंट का संबंध किससे है? तो वो श्रीलंका से है। 13th अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें जो राजीव जयवर्धने अकॉर्ड साइन किया गया था श्रीलंका और इंडिया के बीच में, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987। उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो श्रीलंका में निर्माण किया जाएगा उनका। एंड जो तमिल एरियाज हैं, जो जाफना वाला एरिया है, तमिल वाला है, तो वहां पे इसको तमिल को क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी माना जाएगा श्रीलंका की। तो इंडो श्रीलंका अकॉर्ड 1987 में साइन हुआ था, जिसको राजीव जयवर्धने अकॉर्ड भी कहा जाता है। उसमें प्रोविंशियल काउंसिल की मांग को एक्सेप्ट किया गया था। दूसरा है उसमें तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के बारे में बात किया गया था और इंग्लिश को लिंक लैंग्वेज बनाने के बारे में कहा गया था। तो 13 अमेंडमेंट का संबंध किससे है? श्रीलंका से है, ठीक है। तो अभी किसी ने बोला था कि LTTE का चीफ है वो जिंदा है, तो इसी कारण ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेपाल, नेक्स्ट इज नेपाल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेपाल गए थे एंड वहां पे वो लुम्बिनी में गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहां पे उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज है इसका उद्घाटन किया था एंड इसका इनॉग्रेशन किया था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर एंड हेरिटेज कहाँ पे है? ये लोकेटेड, ये लुम्बिनी नेपाल में लोकेटेड है। ये इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये इंडिया की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। ये कंपनी की तरह है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन है, जो कि 2012 में एस्टेब्लिश की गई थी, 2012 में इसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। इसका काम क्या है? इसने ये जो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इसका निर्माण किया है इस बॉडी ने, इंडिया बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन में, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आती है। इस बॉडी का और क्या काम है? इसका काम है जो टीचिंग है
एंड हेरिटेज है बुद्धा का, उसको प्रिजर्व करना है और उसको प्रमोट करना है। एंड तो इंडिया नेपाल के बीच में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो वहां पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड जो लुम्बिनी यूनिवर्सिटी है एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी है, लुम्बिनी एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे क्या है डॉक्टर अंबेडकर की चेयर बनाई जाएगी बुद्धिज्म पे इन दो यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा सिस्टर सिस्टर रिलेशनशिप है कौन किस किस के बीच में, लुम्बिनी और कुशीनगर के बीच में। तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में और कुशीनगर है इंडिया में, उनके बीच में क्या है सिस्टर सिस्टर रिलेशनशिप है। देन ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट का निर्माण किया जाएगा। ट्रांसनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट हम डेवलप कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको डेवलप कर रही है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दे। एंड तो दो कंट्रीज के बीच में होगा ये बुद्धिस्ट सर्किट, जो कि शुरू होगा लुम्बिनी से शुरू होगा और एंड कहां पे होगा, कुशीनगर में एंड होगा। लुम्बिनी से शुरू होकर ये कुशीनगर में एंड होगा। तो ये कौन सी थीम बेस्ड वाली सर्किट वाली स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, उसके अंदर इसको बनाया जाएगा स्वदेश दर्शन के अंदर। यहाँ पे एक रामायणा सर्किट है, रामायणा सर्किट में भी नेपाल पार्टिसिपेट कर रहा है, नेपाल, ठीक है, नेपाल रामायणा एंड बुद्धिस्ट सर्किट दोनों में ही क्या है नेपाल का योगदान रहेगा। नेक्स्ट है यूएस हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021-22। तो यूएस बन चुका था इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर 2021-22 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज यूएस सुप्रीम कोर्ट है, उसने अबॉर्शन को देखो 1973 में यूएस की सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसका बोला जाता है 1973 रो एंड वेड रूलिंग। वहां पे रो एंड वेड रूलिंग ने क्या है अबॉर्शन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था यूएसए में। एंड अभी रिसेंटली 2022 में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का यूएसए की, तो वो बोलते वहां पे उसने डिक्लेयर किया है कि अबॉर्शन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने अपने लॉ बना सकते हैं अबॉर्शन पे। नेक्स्ट इज टॉपिक है वो कार्सा सैंक्शन वेवर टू इंडिया को दिया गए थे। कार्सा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रो सैंक्शन एक्ट इज देयर। तो यहाँ पे काउंटर करते हैं कोई भी कंट्री है जो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से कोई सामान लेता है, कोई में से डिफेंस डील करता है इनके साथ, या फिर कोई और तरह का एंगेजमेंट रखता है, तेल वगैरह खरीदता है तो ऑयल वगैरह, तो उस पर क्या है अमेरिका है वो सैंक्शन लगाएगा। तो ये एक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लाया गया था 2017 में। ये इन कंट्रीज को टारगेट करता है, किसको, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया को टारगेट करता है, यूएसए का एक्ट है, ठीक है। एंड इस तो सिंस इंडिया वाज परचेजिंग S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हम खरीद रहे थे रशिया से, तो हम पे क्या है ये कार्सा लगाने के बारे में बात कर रहे थे कुछ लोग, परंतु इंडिया को वेवर दे दिया गया था कार्सा से। S-400 ट्रायम्फ डिफेंस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है, ये रशिया का है, रशियन बिल्ट है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये शील्ड प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उसके अगेंस्ट में शील्ड प्रोवाइड करता है। इसको इंडिया चाइना बॉर्डर पे भी लगाया जाएगा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इंस्टॉल किया जाएगा। देन इसी तरह से थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूएसए का है, ये आ चुका है 2016 में आया था ये शायद थर्ड वाला। तो आयरन डोम किसका है, आयरन डोम है इजराइल का है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। देन ईयू ने अभी क्या है स्लैम किए हैं एंटी ट्रस्ट चार्जेस, ये ईयू स्लैम एंटी ट्रस्ट चार्जेस ऑन एप्पल। तो एप्पल पे पेनल्टी लगाई है एंड बिकॉज एप्पल वाज मिसयूजिंग और अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिस वो यूज कर रहा था एप्पल, वहां पे ईयू ने वहां पे उसको चिपका दिया है, जुर्माना चिपका दिया है, ठीक है। एंड ये जो जुर्माना होता है ईयू में ये कौन रिकमेंड करता है, यूरोपियन कमीशन रिकमेंड करता है, एंड उसके आधार पर यूरोपियन यूनियन ने इसको फाइन लगा दिया था, पेनल्टी लगा दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूरोपियन कमीशन क्या है। यूरोपियन कमीशन है वो है एग्जीक्यूटिव आर्म है यूरोपियन यूनियन की, एग्जीक्यूटिव आर्म है जो एग्जीक्यूटिव आर्म है। तो ये उसका क्या है डे टू डे फंक्शन भी देखती है, इसका डे टू डे बिजनेस है वो कौन हैंडल करती है, यूरोपियन कमीशन हैंडल करता है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। एंड ये जो कोई भी ट्रीटी है उसको इन्फोर्स कराने का काम भी करती है, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन को इसलिए कहा जाता है गार्डियन ऑफ ट्रीटीज भी बोला जाता है इसको, गार्जियन ऑफ ट्रीटीज। एंड तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन कमीशन का कहां पे है, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल बेल्जियम, ठीक है। ये इंप्लीमेंट करता है जो डिसीजन यूरोपियन पार्लियामेंट लेती है, यूरोपियन पार्लियामेंट जो भी डिसीजन लेती है वो कौन इंप्लीमेंट करता है, यूरोपियन कमीशन, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म है इसकी, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ यूरोप है, जो भी डिसीजन लेते हैं वो कौन इंप्लीमेंट करता है, यूरोपियन कमीशन, ठीक है। तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट करता है यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ यूरोप को। ये इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है जिसमें ये नए लॉ को प्रपोज करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट को बताता है कि ये कौन कौन से उसको लॉ बनाने हैं, तो ये प्रपोज करता है इसको नए लॉज को, ठीक है। नेक्स्ट इज
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण किया गया था 1958 में। यूरोपियन कम्युनिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, उसको निर्माण किया गया था 1958 में, इसको बनाया गया था। तब इसमें 6 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे 1958 में। अभी तो बहुत सारे 28 कंट्री के करीब मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के। देन बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये सारे कंट्री इसके मेंबर थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1958 में। नेक्स्ट इज ईयू के बारे में। ईयू क्या है? ईयू एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, जिसके कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। एंड अभी इसको क्रोएशिया क्या है? लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है। तो इसको लेटेस्ट मेंबर कब बना था? ये 2013 में इसको ज्वाइन किया था। एंड यूके ने लेफ्ट कर दिया था। यूके ब्रेग्जिट कब हुआ था? जनवरी 2020 में, 31 जनवरी 2020 यूके लेफ्ट, ठीक है। एंड तो यूरोजोन क्या है? यूरोजोन ऐसा एरिया है जहां पे यूरो को यूज किया जाता है एज ए करेंसी। तो ये एक मॉनेटरी यूनियन है किसकी? ईयू की, जहां पे यूरो को करेंसी की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सेंजन एरिया है। सेंजन एरिया क्या है? यहाँ पे बिना पासपोर्ट के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यूरो इस जो एरिया में आते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक पासपोर्ट फ्री एरिया है विद पार्ट ऑफ ईयू, ठीक है। दे हैव अबॉलिश्ड पासपोर्ट एंड बॉर्डर कंट्रोल, इन्होंने अबॉलिश कर दिए हैं सेंजन एरिया में, ठीक है। सेंजन एरिया में कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर है। सेंजन मोबिलिटी एरिया में कितने? 27 मेंबर है, ठीक है। नेटो क्या है? नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोपियन प्लस कुछ एशियन कंट्री भी मेंबर हैं। तो नेटो वाज एस्टेब्लिश इन 1949 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेटो 1949 में इसके कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश इन 1993। यूरोपियन यूनियन कब एस्टेब्लिश किया था? 1993। एंड इसमें कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। सेंजन एरिया में कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1995 में। इसमें कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। सेंजन एरिया में 27 है। क्रोएशिया रिसेंटली कंट्री है उसको जिसको ज्वाइन किया है, तो 27 मेंबर है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंजन एरिया में 27 मेंबर हैं। लास्ट वाला ज्वाइन करने वाला बन गया है क्रोएशिया। अभी जनवरी में ही इसने ज्वाइन किया है क्रोएशिया ने। तो सेंजन में कितने हो गए? 27 मेंबर, ठीक है। यूरोजोन में कितने हैं? 19 मेंबर हैं। यूरोजोन में 19 मेंबर हैं और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में यूरोजोन को, जहां पे यूरो को करेंसी की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कोवेटेड ईयू कैंडिडेट स्टेटस दिया गया है यूक्रेन और मोल्दोवा को। कोवेटेड ईयू कैंडिडेट स्टेटस दिया गया था यूक्रेन एंड मोल्दोवा को। एंड जिसके कारण क्या है? यूक्रेन पे रशिया ने यूक्रेन पे हमला भी कर दिया था। तो यूक्रेन एंड मोल्दोवा है, ये दोनों कंट्री चाहते हैं ईयू को ज्वाइन करना, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने की प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई, इसलिए उनको बोला जाता है कोवेटेड ईयू मेंबर, ठीक है। ईयू कैंडिडेट स्टेटस दिया गया इनको। एंड टर्की, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया और सर्बिया ये भी चाहते हैं कि ईयू का पार्ट बने, परंतु वो उसको दे नहीं रहे इतनी इजीली मेंबरशिप। देन कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या है? कोपेनहेगन क्राइटेरिया है, इसको डेवलप किया गया था 1993 में। इसके द्वारा यूरोपियन काउंसिल ने इसको डेवलप किया था। एंड क्या डेवलप किए थे? कोपेनहेगन क्राइटेरिया इन 1993। जो भी कंट्री इसका पार्ट बनना चाहता है, यूरोपियन यूनियन को का पार्ट बनना चाहता है, उनको कोपेनहेगन क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी उनको ईयू में इंडेक्ट किया जाता है, ईयू का मेंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या है? क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए उस कंट्री के पास। उस कंट्री वो क्या है? जो कंट्री उसका पार्ट बनना चाहता है उसको डेमोक्रेसी, स्टेबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को। ह्यूमन राइट्स अच्छे होने चाहिए वहां पे, उस कंट्री में ह्यूमन राइट की सिचुएशन। एंड उस कंट्री को यूरोपियन यूनियन के जितने भी लॉज हैं, ट्रीटीज है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट ऑल द ईयू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो क्या है? कोपेनहेगन क्राइटेरिया क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए वहां पे, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ह्यूमन राइट एंड ऑल यूरोपियन ईयू रेगुलेशन को उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और यूरो को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो वो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, हम एमपी को चुन के भेजते हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं वो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स को, ठीक है। हमारी जो पार्लियामेंट है वैसे ही इनकी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल क्या है? यूरोपियन काउंसिल में क्या है? हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो सकता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। हर एक कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 27 मेंबर कंट्री हैं, तो उनके क्या है 27 हेड ऑफ स्टेट्स जहां पे मिलते हैं, उस बॉडी को बोला जाता है यूरोपियन काउंसिल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन होती है एक काउंसिल, या फिर इसको द काउंसिल भी कहा जाता है।
काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन काउंसिल से, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट होते हैं, इसमें काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन होता है, या फिर द काउंसिल में ये रिप्रेजेंट की जाती है गवर्नमेंट मेंबर को द्वारा। तो इट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, एंड इसको द काउंसिल भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन है, नेक्स्ट इज यूरोपियन कमीशन है, वो रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ ईयू एज ए होल। यूरोपियन कमीशन है वो ईयू के जो यूरोपियन यूनियन है उसका इंटरेस्ट एज ए होल को रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट इज सेंजन एरिया, हमने देख लिया है। सेंजन एरिया क्या है? इनेबल फ्री पासपोर्ट फ्री ट्रेवल को ये प्रोवाइड करता है, एंड इसमें कितने मेंबर हो गए? 23 मेंबर हो गए हैं, 23, ठीक है। अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन कर लिया है, क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो इसमें कितने मेंबर हैं? 23, ये नोट कर लीजिएगा ढंग से। देन इसमें कौन कौन सा मेंबर नहीं है, इसका पार्ट नहीं है? ब्रिक, बुल्गारिया, ब्रिक इसका पार्ट नहीं है, बुल्गारिया, रोमानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, देन आयरलैंड, आयरलैंड इसका हिस्सा नहीं है, एंड क्रोएशिया ने तो ज्वाइन कर लिया है, क्रोएशिया तो नहीं होगा, एंड सिप्रस इसका पार्ट है, सिप्रस इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो क्रोएशिया ने ज्वाइन कर लिया तो ये पार्ट है, क्रोएशिया इज पार्ट ऑफ इट, एंड जो है नहीं है, सेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। कौन कौन से? ब्रिक, बुल्गारिया, रोमानिया, आयरलैंड एंड सिप्रस है, वो इसके पार्ट नहीं है। इसको हम और देखें डिटेल में तो देखो, सेंजन एरिया इज ए बॉर्डर फ्री सेंजन एरिया गारंटी फ्री मूवमेंट of more than 400 million EU citizen across the along with the non-EU, इसके मूव कर सकते हैं within this area, and if free movement of person enable every EU citizen to travel, work and live in EU country without any social special formalities, के बिना भी वहां पे वो ट्रेवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इन कंट्रीज में, जो भी पार्ट है कंट्रीज सेंजन एरिया के पार्ट है उसमें, ठीक है। एंड टुडे द सेंजन एरिया encompasses most of the European country except बुल्गारिया, सिप्रस, आयरलैंड एंड रोमानिया इसके मेंबर नहीं है। हमने देख लिया कि ब्रिक इसका मेंबर नहीं है, बुल्गारिया, रोमानिया, आयरलैंड एंड सिप्रस आर नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। हाउएवर बुल्गारिया, हाउएवर ऑन 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया हैज बिकम द न्यूएस्ट मेंबर स्टेट टू ज्वाइन द सेंजन एरिया। क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, तो कितने मेंबर हो गए? 23 मेंबर हो गए हैं। एडिशनली इसके अलावा 23 मेंबर नहीं है, इसमें ज्यादा मेंबर है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एडिशनली द नॉन ईयू स्टेट्स हैं जो कि नॉन ईयू मेंबर हैं, जो कि ईयू के मेंबर नहीं है, वो भी सेंजन एरिया के मेंबर हैं। कौन कौन से? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein, ये 4 कंट्री हैं, वो ईयू के मेंबर नहीं है परंतु सेंजन एरिया के पार्ट है। कौन कौन से? इसको नोट कर लीजिएगा आप। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein हैज ज्वाइंड द सेंजन एरिया, इन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein ने, ठीक है। एंड इसमें अभी कितने मेंबर हो गए हैं? फिर इसमें मेंबर हो गए 27। इसमें जो सेंजन एरिया को ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्राइटेरिया टू कंट्री टू ज्वाइन द सेंजन एरिया, ज्वाइनिंग द सेंजन एरिया आर नॉट मेरली अ पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट्स। कोई मुंह चक्के उठा के चला जाए और वो बोल दे कि वो उसको ज्वाइन करेगा, वो ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि हमने कोपेनहेगन रूल्स देखे थे, उसी तरह से सेंजन रूल्स हैं। तो सेंजन रूल्स है, उनको बोला जाता है सेंजन एक्विस भी बोला जाता है, सेंजन रूल या फिर सेंजन एक्विस रिगार्डिंग उनको कैसे क्या अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, लैंड को, सी को, बॉर्डर को, इशू वीजा, उनको वीजा इशू नहीं, वीजा इशू करना पड़ेगा, या फिर जो है रिक्वायरमेंट है उनकी, वो इसमें पुलिस कोऑपरेशन, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने की सारे स्टेट के बिहाफ में उसको करना पड़ेगा। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द एक्सटर्नल बॉर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ अदर सेंजन कंट्री, सेंजन कंट्री, दूसरे सेंजन कंट्री उनके बिहाफ पे उसको भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके बाद में हमने इसमें देखा है कि क्या क्रोएशिया, ये हमने देखा है कि इन दिसंबर 2022 काउंसिल अडॉप्टेड डिसीजन फॉर सेंजन एरिया, जिसमें क्रोएशिया को मेंबर इंक्लूड कर लिया गया है। तो 27th मेंबर इज क्रोएशिया बन चुका है। तो सेंजन एरिया में कितने हैं? 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सेंजन एरिया, ठीक है, 27, ठीक है। एंड बाकी वो 4 कंट्रीज थे जो इसका हिस्सा थे परंतु इसका नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर हैं? 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सेंजन एरिया, 27। नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने ऑफर किया है, चिटगांव पोर्ट है वो अपनी, वो इंडिया को यूज के लिए दिया है। एंड मैत्री सेतु है वो फेनी रिवर पे बनाया गया था, मैत्री सेतु वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन फेनी रिवर, ठीक है, जो कनेक्ट करता है सबरूम इन त्रिपुरा को चिटगांव पोर्ट से, ये कनेक्ट करता है। इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट साइन किया गया था
रिवर से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्रा पे साइन किया गया था पहले, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट ऑन ब्रह्मपुत्रा, कैसे यूज करना है इसका वाटर। देन गोमती और कुशियारा रिवर से भी इंडिया में क्या है सक्सेसफुली क्या है वो कार्गो सेंड किया जा चुका है बांग्लादेश से इंडिया में, गोमती एंड कुशियारा के द्वारा, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में कितनी है 54 रिवर्स हैं, फ्लो करती हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितनी 54 रिवर, ठीक है। पद्मा ब्रिज, नेक्स्ट टॉपिक इज पद्मा ब्रिज। तो बांग्लादेश ने अपना लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट डैम बनाया ब्रिज बनाया है, तो बांग्लादेश के लॉन्गेस्ट ब्रिज का नाम क्या है पद्मा ब्रिज है, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है पद्मा ब्रिज है वो लिंक की तरह काम करेगा विद ट्रांस एशियन हाईवे नेटवर्क है उसको लिंक की तरह प्रोवाइड करेगा। ट्रांस एशियन हाईवे नेटवर्क में कौन कौन से मेंबर हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, चाइना, म्यांमार, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। तो ये कंट्री है वो इसका मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, ये क्या है ट्रांस एशियन हाईवे नेटवर्क का पार्ट है। एंड पद्मा ब्रिज है इसके लिए लिंक की तरह काम कर रहा है, तो बांग्लादेश को इन कंट्री से जोड़ेगा पद्मा ब्रिज, ठीक है। मैत्री पावर प्लांट स्टेब्लिश किया गया था इंडिया के द्वारा रामफल इन खुलना बांग्लादेश के अंदर, एंड ये 1320 मेगावाट का है। तो यहाँ पे 660 की 2 यूनिट लगी हुई है, तो 1320 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट है। कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, ये सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड थर्मल प्लांट हमने स्टेब्लिश किया है बांग्लादेश में। इसके अलावा रुस्पा ब्रिज है वो बनाया गया है, वो कनेक्ट करेगा मोंगला पोर्ट को खुलना से। रुस्पा ब्रिज है वो कनेक्ट करेगा मोंगला पोर्ट को खुलना से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम 2 रेलवे लाइन बिछाने का भी काम कर रहे हैं। खुलना दसना रेलवे लिंक रिसेंटली इस पे काम चल रहा है, खुलना और दसना के बीच में। नेक्स्ट इज पार्वतीपुर एंड कोनिया, पार्वतीपुर एंड कोनिया के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है वो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर आई थी, तब हमने डिसाइड किया था कि हम स्कॉलरशिप देंगे 71 जो 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन वार हुआ था, तो उनके जो डिसेंडेंट होंगे बच्चे होंगे उनको क्या है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। देन इसको बोला गया था स्कॉलरशिप फॉर 71 वार डिसेंडेंट। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनल इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया गया है कुशियारा रिवर के वाटर को शेयर करने पे, अभी क्या है इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड कुशियारा रिवर जो है इंडिया जो के से ब्राक रिवर एंटर करती है नागालैंड में, तो नागालैंड में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंड तब एक कुशियारा रिवर होती है एक और होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज गंगा रिवर वाटर शेयरिंग। तो गंगा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 1996 में साइन किया गया था इसको, एंड ये 30 ईयर के लिए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था, जिसके अनुसार इस एग्रीमेंट के अनुसार गंगा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के अनुसार जो फरक्का ब्रिज पे जितना भी पानी आ रहा है उसमें से 40,000 क्यूसेक वाटर इंडिया को मिलेगा, 35,000 क्यूसेक वाटर है वो बांग्लादेश को मिलेगा, 40,000 इंडिया को, 35,000 क्यूसेक वाटर है वो बांग्लादेश को मिलेगा, ठीक है। फरक्का ब्रिज पे जितना भी पानी होगा, ठीक है। यदि फरक्का ब्रिज पे जो पानी है वो 70,000 क्यूसेक से कम चला जाए, तो क्यूबिक ये क्यूसेक से कम चला जाए तो उस दोनों कंट्रीज में इक्वल अमाउंट में वाटर डिवाइड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो रशिया से जर्मनी को कनेक्ट करती है। तो जर्मनी में वेयोबर्ग है, ये वेयोबर्ग एक रशिया में स्थान है, लोकेशन है लेनिनग्राड में। तो एक ऑयल फील्ड है लेनिनग्राड में, ऑयल फील्ड है वेयोबर्ग, वो कनेक्ट करता है रशिया में, इसको लुब्मिन से कनेक्ट किया गया है। लुब्मिन लाई करता है जर्मनी के ग्रेफ्सवाल्ड में, ग्रेफ्सवाल्ड में ये लोकेटेड है लुब्मिन, वो से इसको कनेक्ट करता है। दूसरा जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 थी वो उस्तलुगा को कनेक्ट करता है लुब्मिन से। उस्तलुगा इन लेनिनग्राड में ही पड़ता है एंड उसको लुब्मिन से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड ये जो है पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो कनेक्ट करती है, वो पास होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड जर्मनी, इन कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ये पास होती है, ठीक है। एंड ये जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो कनेक्ट करेगी ओपल पाइपलाइन एंड अनियल पाइपलाइन है उससे को कनेक्ट करेगी। ओपल क्या है बाल्टिक सी पाइपलाइन है उसको कनेक्ट करेगी जर्मनी में, एंड नॉर्थ यूरोप पाइपलाइन है जर्मनी में, उसको इसको कनेक्ट किया जाएगा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से। इंडिया और जर्मनी के बारे में बात करें, रिलेशन के बारे में बात करें, तो इंडिया और जर्मनी ने एक आईजीसी का गठन किया है। आईजीसी क्या है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन,
तो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन कौन से देश के बीच में चल रहा है? ये भारत और जर्मनी के बीच में चल रहा है। इसमें 2 साल में एक बार होगा, ये बाई एनुअल होगा। इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन होंगे बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में पार्टिसिपेट करेगी एंड वंस इन 2 ईयर दे विल बी हेल्डिंग। ठीक है, इसके अलावा हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप साइन की है जर्मनी के साथ, साइन करेंगे ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इंडिया जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंदर इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप साइन की जा रही है इंडिया जर्मनी के बीच में। लाइट हाउस कोऑपरेशन भी किया जा रहा है इंडिया और जर्मनी के बीच में ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे लाइट हाउस कोऑपरेशन किया गया है। इसके अलावा हम जर्मनी इंडिया को हेल्प करेगा लेह से हरियाणा, लेह लद्दाख में है पड़ता है, वहां से हरियाणा में क्या है एनर्जी कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, उसको बनाने में ये हेल्प करेगा। ये ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही है लेह लद्दाख से हरियाणा में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, उसमें जर्मनी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी है वो कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने में भी, जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की उसको कार्बन न्यूट्रल होने में भी हेल्प करेगा जर्मनी। ठीक है, अब बनने में। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है एजियन आइलैंड ऑफ डिस्प्यूट। तो एजियन आइलैंड डिस्प्यूट कौन से कंट्रीज के बीच में चल रहा है? ये टर्की एंड ग्रीस के बीच में एजियन आइलैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एंड तो ये 1923 में एक ट्रीटी आई थी, ट्रीटी ऑफ लोसाने, एंड फिर 1947 पेरिस ट्रीटी है। वो बोलती है कि जो एजियन आइलैंड का रीजन है उसको अनआर्म्ड रखना है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, किसके बीच में? याद रखना है कि एजियन आइलैंड डिस्प्यूट है वो टर्की और ग्रीस के बीच में है। ठीक है, एंड यूएन क्लॉज है वो साइन किया गया था 1982 में, 1982 यूएन क्लॉज। तो इसने ग्रीस ने इसको साइन कर रखा है क्योंकि ये जो एजियन सी है वो इसको मानता, एजियन आइलैंड है वो यूएन क्लॉज मानता है इसका पार्ट है। ठीक है, टर्की के पार्ट नहीं है, वो ग्रीस के पार्ट है। यूएन क्लॉज ये कह रहा है, परंतु टर्की कहता है कि वो मेरे पार्ट है, मेरा हिस्सा है, तो इसलिए उसने ये ज्वाइन नहीं किया हुआ है। यूएन क्लॉज का पार्ट नहीं है टर्की, तो टर्की इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूएन क्लॉज का पार्ट नहीं है। ठीक है, देन नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ये ब्रेक्जिट से रिलेटेड था। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है ये, नॉर्दर्न आयरलैंड और या नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद ब्रेक्जिट। वहां पे ये सॉल्यूशन टू अवॉइड कस्टम चेक्स होंगे, उनको अवॉइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन लाइक करता है? ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या पार्ट है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स है, ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। नेक्स्ट इज आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा, यूएस से प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉन्च किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ना ही ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है जिसमें जो कंट्री चाहते हैं वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इसमें 13 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूएस के साथ में, 13 कंट्री, यूएसए प्लस 12 अदर कंट्री। इंडिया भी इसका पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। तो इसके 4 पिलर कौन कौन से हैं? इसके 4 पिलर हैं, फिस्ट है, तो फिस्ट इसके 4 पिलर हैं, कौन कौन से हैं? फ्री एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिकार्बोनाइजेशन, देन टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इसके 4 ये पिलर हो गए। एफ से क्या है? फ्री एंड रेजिलिएंट ट्रेड, आई से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से क्या है? टैक्स एंड एंटी करप्शन, एंड एस से क्या है? सप्लाई चेन रेजिलियंस। तो इसके 4 पिलर आपको याद रखने हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के। इसमें से इंडिया ने एक ज्वाइन नहीं किया है, कौन सा ज्वाइन नहीं किया है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये इसमें कोई भी मार्केट इसमें असेस प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, और ना ही ये टेरिफ रिडक्शन के बारे में बात करता है। तो जो 13 कंट्री हैं वो कौन कौन से इसके मेंबर होंगे? इधर से देखें तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, तो इंडो पैसिफिक में देखो तो जापान है, जापान के बाद में साउथ कोरिया इसका हिस्सा है, जापान, साउथ कोरिया, उसके बाद वियतनाम है, वियतनाम के बाद में सिंगापुर है, सिंगापुर से ऊपर मलेशिया है, देन इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा है, ब्रुनई भी इसका पार्ट है, देन फिलीपींस है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, देन फिलीपींस इसका पार्ट है, देन ब्रुनई है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट है, देन यूएसए इसका पार्ट है, इंडिया भी पार्ट है, इसके अलावा मलेशिया इसका पार्ट है, थाईलैंड इसका पार्ट है। तो ये 12 कंट्रीज के पार्ट है। इसके पिलर हमने देख लिए, इसका काम क्या है? कनेक्टेड इकोनॉमी,
फेयर इकोनॉमी, रेजिलिएंट इकोनॉमी एंड क्लीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, इसका काम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। नेक्स्ट इज पैसिफिक आइलैंड नेशन। तो पैसिफिक में आइलैंड्स, पैसिफिक में कुछ आइलैंड नेशंस हैं, कौन कौन से हैं? माइक्रोनेशिया है, माइक्रोनेशिया है वो लाई करता है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, तो माइक्रोनेशिया लाई नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, एंड ये फिलीपींस के ईस्ट में लाई करता है, तो यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे फिलीपींस लोकेटेड है, तो यहाँ पे इसके ईस्ट में, इस साइड में क्या है, माइक्रोनेशिया लाई करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे क्या है, मेलानेशिया लाई करता है, तो मेलानेशिया लाइज इन ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में मेलानेशिया लाई करता है एंड इट इज लोकेटेड एट साउथ ऑफ इक्वेटर। तो माइक्रोनेशिया है वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में है, एंड मेलानेशिया है वो क्या है, साउथ ऑफ इक्वेटर में लोकेटेड है। देन उसके अलावा क्या है, पोलिनेशिया है, तो पोलिनेशिया में जो आइलैंड्स आते हैं वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में आते हैं, तो हवाई आइलैंड, न्यूजीलैंड एंड ईस्टर्न आइलैंड, हवाई, न्यूजीलैंड एंड ईस्टर्न आइलैंड के बीच में जो आइलैंड्स आते हैं दे फॉर्म्स पार्ट ऑफ पोलिनेशिया का हिस्सा बनते हैं। तो हवाई, न्यूजीलैंड लाई करता है इसके साउथ वेस्ट में, नॉर्थ में लाई करता है हवाई आइलैंड्स, देन इसके जो ईस्ट में है वो लाई करते हैं ईस्टर्न आइलैंड। ईस्टर्न आइलैंड आल्सो कॉल्ड एज रापा नुई बोला जाता है ईस्टर्न आइलैंड को। ये पार्ट है पोलिनेशिया आइलैंड इन पैसिफिक ओशियन, ठीक है। देन इंडिया ने साइन कर रखे हैं 2+2 डायलॉग, किस किस कंट्री के साथ साइन किया है? यूएसए के साथ हमने साइन कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रखा है, जापान के साथ कर रखा है, रशिया के साथ कर रखा है। तो इंडिया ने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया के साथ 2+2 डायलॉग साइन कर रखे हैं। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। तो इंडिया ने साइन कर रखी है इंडिया किस किस कौन से कंट्री के साथ क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप साइन करेगा? क्रिटिकल मिनरल्स हैं ऐसे मिनरल जो बहुत कम पाए जाते हैं, तो उनको क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। तो इंडिया इसको साइन करेगा, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप वो साइन करेंगे हम, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया साइन करेंगे। एंड जैसे क्रिटिकल मिनरल में देखो लिथियम है, लिथियम का यूज किया जाता है बैटरी बनाने में, पोटास का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने में, देन इंडियम का यूज किया जाता है एलसीडी स्क्रीन बनाने के लिए, स्ट्रॉन्टेनियम का हम देख चुके हैं ग्रीन जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनमें बनाने में यूज किया जाता है। देन चिली है वो 76% रिजर्व है चिली में लिथियम के। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, रशिया से इंडिया तक। तो अभी ये न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि रशिया से कोई कार्गो इंडिया को भेजा गया है, वो आ चुका है। एंड इसको जो है पहले 2000 में इसको बनाने के बारे में बात चली गई थी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को 2000 में इसको बनाने का प्रपोजल दिया गया था रशिया, इंडिया और ईरान के द्वारा। एंड अभी इसमें 13 कंट्रीज के पार्ट हैं, तो 13 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट बात है कि इसका तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान वो पार्ट नहीं है, तुर्कमेनिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का पार्ट नहीं है। एंड बुल्गारिया है वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, ठीक है, इसमें ऑब्जर्वर है बुल्गारिया। एंड इसका जो पार्ट कौन कौन से हैं फिर, अजरबैजान है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, रशिया, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन भी है इसका पार्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का यूक्रेन पार्ट है, सीरिया पार्ट है। तो तुर्कमेनिस्तान केवल ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। और कौन सा है, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। नॉर्थ में देखो नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप, इसके क्या है बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने वाला एक कंपोनेंट है। उसके अलावा जो इसका वेस्टर्न कंपोनेंट है, वेस्टर्न रूट है, वो इसके रूट्स हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के। इसका जो वेस्टर्न कंपोनेंट है वो पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करेगा, एंड सेंट्रल एशियन कंपोनेंट है वो इसको कनेक्ट करेगा ईस्टर्न कंपोनेंट को, यूरोशियन वाले को। देन इसका जो बीच वाला कंपोनेंट है, सेंट्रल कंपोनेंट है, वो क्या है, कैस्पियन सी को कनेक्ट करेगा विद ईरान एंड पर्सियन गल्फ के साथ। नेक्स्ट इज जेपोरिजिया, ये क्या है, यूक्रेन का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि रूस के कब्जे में आ चुका था। इसके अलावा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या फिर एटम्स और पीस होते हैं उसके अंदर आती है, सेफगार्ड प्रोटोकॉल, एडिशनल प्रोटोकॉल इसी के अंदर आती है, ठीक है। NPT, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको साइन किया गया था 1968 में साइन किया गया था NPT को। कम इनटू फोर्स इन 1970 में ये फोर्स में आती है। 191 कंट्रीज इसके अभी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज के अभी NPT जिन्होंने साइन नहीं कर रखा है, कौन कौन से हैं, जो कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, साउथ सुडान, इंडिया, पाकिस्तान,
इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। साउथ सुडान, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया अभी एनपीटी के पार्ट नहीं है। साउथ सुडान, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, इन लोगों ने क्या है, ऊपर वाले चार ने दे हैव नेवर साइंड, इन्होंने कभी साइन भी नहीं किया था, जबकि नॉर्थ कोरिया ने क्या है, विड्रॉ कर लिया था 2003 में, ठीक है, साइन किया था, फिर नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर लिया था। ओरिजिनली ये जो ट्रीटी थी एनपीटी वो बनाई गई थी 25 साल के लिए, परंतु इसको अभी इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है इंडेफिनेटली, ठीक है। ये न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना चाहती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को रोकना चाहती है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देना चाहती है। एंड एनपीटी क्या है, इसके अंदर सेफगार्ड सिस्टम बनाए गए हैं, सेफगार्ड सिस्टम को लागू करने की जिम्मेदारी दी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, ठीक है। तो ये नॉन सेफगार्ड करेगी कि प्रोलिफरेशन नहीं हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट टॉपिक इज चाबहार। तो इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो चाबहार पोर्ट है वो लाई करती है कहां पे, साउथ ईस्टर्न ईरान में लाई करती है। साउथ ईस्टर्न, ये यहाँ पे ईरान है, तो यहाँ पे इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में क्या है, चाबहार पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में लाई करती है। इसके दो पार्ट हैं, चाबहार पोर्ट के दो पार्ट हैं, शहीद कलांतरी पोर्ट है, दूसरा पोर्शन है इसका शहीद बहिश्ती पोर्शन। तो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था शहीद बहिश्ती पोर्शन को, इंडिया बना रहा था शहीद बहिश्ती, एंड जो शहीद कलांतरी है वो इंडिया नहीं बना रहा है, ठीक है। एंड इसमें ये प्रोवाइड करेगा इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा वंस कंस्ट्रक्टेड दिस चाबहार पोर्ट। एंड चाबहार पोर्ट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए अफगानिस्तान में क्या है, एक हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, डेलाराम हाईवे, जरांज डेलाराम हाईवे, यहां से कनेक्ट किया जा रहा था। अफगानिस्तान में लाई करता है जारांग डेलाराम हाईवे, जबकि जो रेलवे लाइन है जेहदान से लेके चाबहार तक रेलवे लाइन है, उसको काम पूरा हो चुका है, ये हाईवे भी बनकर तैयार हो गया है लगभग। तो ईरान में क्या है, बंदर अब्बास पोर्ट भी लाई करती है। ईरान वाला रीजन है उसको मकरान कोस्ट भी बोला जाता था पहले। 1947 से पहले क्या है, ईरान इंडिया के बॉर्डर के साथ टच करता था, क्योंकि पाकिस्तान इसके बॉर्डर को टच कर रहा है। तो गवाधार पोर्ट है वो पाकिस्तान, सीपीईसी का पार्ट है वो चाइना में, पाकिस्तान में लाई करती है। नेक्स्ट इज इजराइल लेबनान। तो इजराइल और लेबनान के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। इजराइल लेबनान, इनके बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है वो उसको सुलझा लिया गया है अभी, एंड उनका जो इसको सुलझा के इनको जो डिमार्केट किया जाएगा ब्लू लाइन के द्वारा इजराइल और लेबनान के बीच में। तो ब्लू लाइन है उसका संबंध किससे है, इजराइल और लेबनान से है। इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैरीटाइम बाउंड्री है वो ब्लू लाइन होगी इजराइल और लेबनान की। तो इसमें ये बोल रहे थे इनका दोनों का डिस्प्यूट चल रहा था मैरीटाइम बाउंड्रीज के रिलेटेड, तो उन लोगों ने अपनी अपनी लाइंस बना रखी थी। लाइन 1 है, खौफ लाइन है, लाइन 23, लाइन 29। तो ये किससे रिलेटेड है, इजराइल और लेबनान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को डिमार्केट करने के लिए है। जैसे इंडिया की है मैकमोहन लाइन है, देन चाइना बोल रहा है मैकडोनल्ड लाइन है, देन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो वो सारी इंडिया और चाइना के बीच में है। उसी तरह से लेबनान और इजराइल के बीच में लाइन 1 है, खौफ लाइन है, लाइन 23 है, लाइन 29, ये मैरीटाइम बाउंड्री है इनकी, एंड ये इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है। ब्लू लाइन किसके बीच में होगी, फिर इजराइल और लेबनान में, इसको मान लिया गया है, इसके द्वारा रिजोल्व कर लिया गया है। तो ये लाई करता है इजराइल मेडिटेरियन सी में लाई करता है, लेवांट वाले रीजन में। देन यहाँ पे मेडिटेरियन सी में यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के पास में कारिस गैस फील्ड भी है। कारिस गैस फील्ड कहाँ पे है, यहीं पे है। देन क्वाना गैस फील्ड है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है मेडिटेरियन के इन कंट्रीज के पास, इजराइल के पास में ही है कारिस गैस फील्ड एंड काना गैस फील्ड। नेक्स्ट इज इंडिया इजराइल। इंडिया इजराइल के बारे में बात करूँ तो इंडिया और इजराइल ने 2021 में एक साइन किया था कॉम्प्रिहेंसिव 10 ईयर रोड मैप। तो कॉम्प्रिहेंसिव 10 ईयर रोड मैप साइन किया गया था इंडिया और इजराइल के बीच में, ताकि यहाँ पे जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे उसको डिफेंस के अलावा अन्य एरियाज में भी लेके जाया जाए। इसलिए इंडिया और इजराइल के बीच में विजन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन किया जा चुका है। एंड तो टू स्टेट सॉल्यूशन का संबंध किससे है, इजराइल और पैलेस्टीन से है संबंध। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बात चल रहा है। 10 इंडिया पार्ट था यूएन स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन पे स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, उसका हिस्सा था इंडिया। फिर 1950 में क्या है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को। इंडिया और इजराइल है वो दोनों ही लगभग 1-2 महीने का गैप है इन दोनों के बीच में, जब दोनों कंट्री क्या है लिबरेट हुए थे। तो 1950 में इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था इजराइल को 1950 में।
1992 में दोनों के देश के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन साइन किए जाते हैं इंडिया और इजराइल के बीच में। इंडिया अभी क्या है, इंडिया इजराइल और पैलेस्टीन को अलग अलग देखता है, तो इसलिए क्या है, डी हाइफनेट कर दिया गया है। तो डी हाइफनेशन पॉलिसी इंडिया ने लागू की है, इजराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड है। देन इजराइल और इंडिया के बीच में 3 ईयर एक्शन प्लान बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। 3 ईयर एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वहां पे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं। तो ठीक है, तो इजराइल से हम बहुत सारा सीखते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। देन अभी कौन सा है, 5th जो 3 ईयर प्लान चल रहा है वो एग्रीकल्चर में चल रहा है 2021 से 2023 में। एंड यहाँ पे इसका जो एम क्या है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से हम विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। तो इजराइल हेल्प कर रहा था कुछ विलेज को इंडिया में डेवलप करने की, तो उसमें इसको अभी क्या है, वो विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने के बारे में बात करिए, ग्रुप ऑफ विलेजेस का एक्सीलेंस बनाएगा। देन नेक्स्ट है, इजरायली कंपनी है, एक आईडी कंपनी है, आईडीई कंपनी इजराइल की कंपनी है। उसने क्या है, एक डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगा रखा है इंडिया में, कहाँ पे, नाबेली इन तमिलनाडु में एक डिसैलिनाइजेशन प्लांट भी लगाया गया है इजरायली कंपनी आईडी के द्वारा, एंड जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मिलियन लीटर पर डे ये पानी निकालता है डिसैलिनाइजेशन प्लांट को। देन नेक्स्ट इज इंडिया और इजराइल के बीच में एक I4F फंड का निर्माण किया गया था, जिसका नाम क्या है, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड है। इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड कब बनाया गया था, ये बनाया गया था इंडिया और इजराइल के बीच में 2017 में बनाया गया था। तो I4F क्या है, एक फंड है इंडिया और इजराइल के बीच में जो कि इंडस्ट्रियल इनोवेशन को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट इज इजराइल के कुछ वेपन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि फाल्कॉन एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये फाल्कॉन इजराइल का है। हेरोन ड्रोन किसका है, इजराइल के है। ब्राकेट मिसाइल है, वो किसकी है, इजराइल की है। देन स्पाइडर सिस्टम है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर, वो किसका है, इजराइल का है। आयरन डोम किसका है, इजराइल का है। तो स्पाइडर क्या है, ये क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, क्विक रिएक्शन एंटी मिसाइल सिस्टम है इजराइल का स्पाइडर। इंडिया है वो इजराइल की हेल्प से इजराइल का जो हेरोन ड्रोन है उसको में फिट करेगा, लेजर गाइडेड बॉम्ब फिट करेगा अंडर प्रोजेक्ट चीता। तो इंडिया बना रहा है प्रोजेक्ट चीता में, क्या है, इंडिया हेरोन ड्रोन में लेजर गाइडेड बम इंस्टॉल करेगा, ठीक है, इजराइल की हेल्प से। एक प्रोजेक्ट चीता अलग है, वो इन्वायरमेंट वाला अलग है, ये अलग है, ये चीता है, वो चीता है शायद। देन नेक्स्ट टॉपिक इज 1MDB स्कैंडल का संबंध किससे है, किससे रिलेटेड है, तो ये है मलेशिया से रिलेटेड है। ये यहाँ पे 1MD मलेशिया की PSU थी, वहां पे एक प्रेस बेच के इसको खा गया है, तो उसका सब स्कैंडल हुआ था यहाँ पे। 1MD स्कैंडल इज मलेशिया से रिलेटेड है, ठीक है। 1MD का नाम क्या है, वन मलेशियन डेवलपमेंटल बरहाद स्कैंडल, ठीक है। तो बरहाद ये एक PSU थी वहां की मलेशिया की। नेक्स्ट इज रशिया ने डेवलप किए हैं कुछ, एक न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है जिसको इसने रशिया ने छोड़ा है आर्कटिक में आइस को ब्रेक करने के लिए इंस्टॉल किए हैं इनको। तो रशिया के आइस ब्रेकर का नाम क्या क्या है, यकूटिया है, यकूटिया जो आइस ब्रेकर है रशिया का, वो 3 मीटर जो है डेप्थ वाली आइस है उसको ये क्या है, ब्रेक कर सकता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 35,000 है यकूटिया का। देन इसके अलावा यकूटिया, अर्कटिका, सिबीर एंड रोसैया, ये क्या है, रशिया के क्या है, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है। यकूटिया, यूराल, अर्कटिका, सिबीर एंड रोसिया। तो रोसिया सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, इसको 2027 में इसको बना लिया जाएगा। 70,000 टन का ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये 4 मीटर आइस को तोड़ पाएगा रोसिया, ठीक है। एंड इंडिया भी आर्कटिक में कुछ कुछ कर रहा है। तो 1920 में हमने आर्कटिक के लिए क्या है, स्वालबर्ड ट्रीटी साइन की गई थी। तो पेरिस में साइन की गई थी स्वालबर्ड ट्रीटी, तब इंडिया यहाँ से पार्टिसिपेट किया था स्वालबर्ड ट्रीटी का, वी आर सिग्नेटरी, ये साइन किए थे 1920 में। एंड तो स्वालबर्ड को बोला जाता है डूम्सडे वॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे एक वो क्या है, वॉल्ट है जिसमें सीड्स वगैरह स्टोर किए गए हैं डिफरेंट कंट्री से। एंड हमारा जो फर्स्ट आर्कटिक साइंटिफिक एक्सपीडिशन हुआ था वो हुआ था आर्कटिक के लिए, कब हुआ था, 2007 में हमने फर्स्ट आर्कटिक एक्सपीडिशन किया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे आर्कटिक में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है, कहाँ पे, नाइल एल्समंड स्वालबर्ड में है, वो लोकेटेड है नॉर्वे में। इसका हमने बनाया था 2008 में। तो हिमाद्री रिसर्च स्टेशन वो नाइल एल्समंड नॉर्वे में बनाया गया है 2008 में। इसके अलावा हमने इंड आर्क बनाए हुए हैं, ये इंड आर्क पूछा जा चुका है पहले भी।
इनडायरेक्ट बनाया हुआ है। ये हमारी एक ऑब्जर्वेटरी है, मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी है, जिसको कहाँ पे हमने नॉर्वे के कोंग्सफोर्ड रीजन में बनाया हुआ है, कोंग्सफोर्ड रीजन में। देन 2016 में क्या है, हमने यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट आर्कटिक लैब इंस्टॉल की है, कहाँ पे ग्रूवे बार्डेट में इंस्टॉल की थी। इसके अलावा इंडिया ने अभी रिसेंटली इंडिया आर्कटिक पॉलिसी रिलीज की थी, इंडिया आर्कटिक पॉलिसी 2022। तो यहाँ पे हम क्या है, वहां पे रिसर्च करना चाहते हैं, क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, वो जो आर्कटिक का इन्वायरमेंट है वो ग्लेशियर वाला रीजन है, परमाफ्रोस्ट रीजन। देन इन्वायरमेंटल मॉडलिंग करना चाहते हैं, वहां पे हम मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हमने इसको पॉलिसी को रिलीज किया है। कौन इंप्लीमेंट करेगा इंडिया आर्कटिक पॉलिसी को 2022 को? इसको नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गोवा में लोकेटेड है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। वो इसको इंप्लीमेंट करेगा इंडियन आर्कटिक पॉलिसी 2022 को। इसके अलावा आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात करें तो आर्कटिक काउंसिल है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1996 में बाय ओटावा डिक्लेरेशन के द्वारा आर्कटिक काउंसिल का निर्माण किया जाता है। तो आर्कटिक काउंसिल में 8 मेंबर हैं, इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया था 2013 में। तो वी बिकम ऑब्जर्वर मेंबर, इंडिया बिकम ऑब्जर्वर मेंबर इन 2013। एंड इसमें अभी कितने मेंबर हैं आर्कटिक काउंसिल में? 8 कंट्रीज के मेंबर हैं। कौन कौन से हैं जो टच करते हैं आर्कटिक रीजन को? कौन कौन से? यूएस का अलास्का स्टेट इसको टच करता है, तो यूएस है। देन कनाडा है, इसको टच करता है। उसके अलावा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड, तो इसका हो जाएगा। उसके अलावा आइसलैंड है इसका मेंबर, इसको आर्कटिक को टच करता है। कौन कौन से? 4 तो ये हो गए, यूएसए, कनाडा, देन ग्रीनलैंड एंड देन इधर आइसलैंड। 4 तो ये हो गए। 5वां इसके अलावा 3 ये कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, 3 ये कंट्री हो गए, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसके अलावा रशिया है, वो उसको टच करता है। ठीक है, तो इसमें कौन से ये हो गए? आइसलैंड ये हो गया, हमने देख लिया। तो 8 हो गए। कौन कौन से? यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड वाला डेनमार्क हो गया। देन नॉर्वे इज देयर, किंगडम ऑफ डेनमार्क, देन नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड रशिया। 8 कंट्री आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं ये। ठीक है, द नेक्स्ट इज सेकंड क्वाड समिट हुआ था अभी रिसेंटली। तो सेकंड क्वाड समिट 2022 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। एंड क्वाड में कौन कौन से मेंबर हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, देन इंडिया है। इसके अलावा एक वेस्ट एशियन क्वाड है, I2U2 भी बोला जाता है, जिसको इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड सऊदी इंडिया, यूएई, I2U2 है। तो U2 में उसमें यूएसए है, यूएई है एंड इंडिया एंड इजराइल है, तो उसको वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है। ठीक है, एंड अब्राहम अकॉर्ड भी उसी से रिलेटेड है, इजराइल, मिडिल ईस्ट रीजन से। ठीक है, तो सेकंड क्वाड समिट हुआ था, तो वहां पे क्यू चैंप लॉन्च किया गया था। क्यू चैंप क्या है? इट इज क्वाड क्लाइमेटिक चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज रिलीज किया गया था, जिसको बोला गया था क्यू चैंप। तो इसका काम क्या था? फॉर टेंजिबल क्लाइमेटिक एक्शन के लिए क्यू चैंप लॉन्च किया गया है। क्वाड का मेन काम क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है। ठीक है, उसको डेवलप करना है, मैनेज करना है। देन ठीक है, आईपीए, इसके अलावा यहाँ पे IPMDA लॉन्च किया गया था, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लॉन्च की गई थी यहाँ पे क्वाड सेकंड समिट में। क्यू चैंप लॉन्च किया गया, IPMDA लॉन्च किया गया। तो IPMD क्या है? ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, यहाँ पे इलीगल फिशिंग को रोकने के बारे में बात कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्वाड HADR पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी, क्वाड ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस पार्टनरशिप है, वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी इस एरिया में। देन 2021 में एक क्वाड से रिलेटेड स्पिरिट ऑफ क्वाड एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था 2021 में। ठीक है, एंड क्वाड का आइडिया इसलिए दिया गया था, जापानीज PM थे, फॉर्मर PM शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था। देन हमने कुशियारा रिवर के बारे में पढ़ा था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये फ्लो करती है। यहाँ पे एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वाटर शेयर करने के लिए। कुशियारा रिवर है वो बराक रिवर है, जब नागालैंड में आती है तब बराक रिवर जब नागालैंड में आती है तो वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से? कुशियारा एंड सुरमा रिवर। तो 2 डिस्ट्रीब्यूटरी हैं बराक रिवर की, कुशियारा एंड सुरमा। तो कहाँ पे ओरिजिन होता है कुशियारा का ओरिजिन होता है नागालैंड में। ठीक है, एंड फिर कुशियारा जब नीचे की तरफ जाती है, बांग्लादेश की तरफ जाती है, तो उसमें एक और रिवर ज्वाइन कर लेती है, उसको खोवाई रिवर ज्वाइन कर लेती है। फिर कुशियारा में खोवाई रिवर ज्वाइन कर लेती है। फिर उसके बाद में क्या है? सुरमा रिवर वापस नीचे आती है। तो सुरमा रिवर वापस नीचे आती है और उसको अगेन ज्वाइन करती है, दूसरी बार ज्वाइन करती है, तो फिर उसको बुलाता है मेघना रिवर। ठीक है,
तो मेघना रिवर, तो कुशियारा रिवर है वो बाउंड्री बनाती है किस किस के बीच में, असम एंड सियालहेट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, वहां पे ये बाउंड्री बनाती है कुशियारा रिवर, असम और सियालहेट के बीच में। तो ये था हमारा इससे रिलेटेड पोर्शन। इसमें अभी क्या है, समिट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन ही बच गया है, तो वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।